आपको आजमगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, औद्योगिक विकास मंत्री श्रीमान सतीश महाना जी, राज्य सरकार में मंत्री भाई श्री दारा सिंह जी, संसद में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, संसद में हमारी साथी बहन नीलम सोनकर जी, विधायक भाई श्री अरुण जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों की तपोभूमि और साहित्य जगत को अनेक मनीषी देने वाली आजमगढ़ की इस भूमि को मैं नमन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय की शुरुआत हुई है। पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहेगी। ये गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको मिलने जा रही है और जिसका शिलान्यास करने का हमें अवसर मिला है। साथियों, उत्तर प्रदेश का इस तरह विकास हो, तेज गति से विकास हो, जो इलाके पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा ऊर्जा लगाकर दूसरों के बराबर लाए जाएं, इस दिशा में काम करने का फैसला ये उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का है, आपका है। हम तो सेवक के रूप में उसका पालन कर रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देकर केंद्र सरकार में कार्य करने की जिम्मेदारी दी। मुझे काशी से चुना और पिछले वर्ष आपने विकास की गति को दोगुना करने वाला ऐतिहासिक फैसला किया। पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की कमान में कार्य किया गया है वह अभूतपूर्व है। बड़े बड़े अपराधियों की स्थिति क्या है ये आपको भली भांति पता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का उत्तम वातावरण बनाने का प्रयास किया है। अपराध पर नियंत्रण लगाकर, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाकर योगी जी ने बड़े से बड़ा निवेश लाने और छोटे से छोटे उद्यमी के लिए व्यापार को सुलभ बनाने का काम किया है। किसान हो या नौजवान हो, महिलाएं हो या पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हो, सभी के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध होकर योगी जी की सरकार आपकी सेवा में डूबी हुई है। पहले के 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जिस तरह की पहचान बन गई थी वो पहचान अब बदलनी शुरू हो चुकी है। अब जनता का पैसा जनता की भलाई के लिए खर्च हो रहा है।
एक एक पाई को ईमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है। ये बदली हुई कार्य संस्कृति उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगी। भाइयों और बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरे यूपी, विशेष तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आशाओं और आकांक्षाओं को नई बुलंदियां देने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। लखनऊ से लेकर गाजीपुर के बीच 340 किलोमीटर के रास्ते में जितने भी शहर, कस्बे और गांव आएंगे, वहां की तस्वीर बदलने जा रही है। इतना ही नहीं, इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान, ये सारी बातें एक्सप्रेसवे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के लोगों का समय बच जाएगा और ये बहुत बड़ी बात होती है। यहां का किसान हो, पशुपालक हो, मेरा बुनकर भाई हो, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला हो, हर किसी के जीवन को ये एक्सप्रेसवे नई दिशा देने वाला है, नई गति देने वाला है। इस रोड के बन जाने से पूर्वांचल के किसान भाइयों बहनों का अनाज, फल, सब्जी, दूध कम समय में दिल्ली की मंडियों तक पहुंच पाएगा। एक प्रकार से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द नए उद्योग विकसित होंगे। भविष्य में यहां शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे तमाम संस्थाओं की संभावना मैं देख रहा हूं। इसके अलावा एक और चीज बढ़ेगी और वो है पर्यटन, टूरिज्म। इस क्षेत्र में जो हमारे महत्वपूर्ण पौराणिक स्थान है, भगवान राम से जुड़े हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों से जुड़े हुए हैं, उनका अब अधिक प्रचार प्रसार हो पाएगा। इससे यहां के युवाओं को अपने पारंपरिक कामकाज के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में गोरखपुर को भी एक एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा बुंदेलखंड में भी ऐसा ही एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय यहां की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये सारे प्रयास उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाएंगे। 21वीं सदी में विकास की बुनियादी शर्त होती है कनेक्टिविटी। जैसे जैसे किसी भी इलाके में कनेक्टिविटी बढ़ती है,
वहां पर पूरा इकोसिस्टम खुद विकसित होने लगता है। कनेक्टिविटी से रोजगार के नए अवसर पैदा करना, कारोबार को आसान करना और देश के किसान, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। भाइयों और बहनों, जब आपकी नीयत काम करने की हो और लक्ष्य विकास हो तो काम की गति अपने आप बढ़ जाती है। फाइलों को फिर इंतजार नहीं करना पड़ता कि किसी की सिफारिश लगे और तब जाकर के फाइल बढ़े। यही वजह है कि बीते 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क अब लगभग 2 गुना हो चुका है। 2014 से पहले जितनी लंबाई के नेशनल हाईवे थे, जितनी संख्या में नेशनल हाईवे थे, अब उससे 2 गुने हो चुके हैं। सोचिए, आजादी के बाद जितना काम हुआ उतना सिर्फ 4 साल में भाजपा की सरकार ने करके दिखाया है। अब यहां योगी जी की सरकार बनने के बाद गति और बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि वाटरवे और एयरवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। गंगा जी में बनारस से हल्दिया तक चलने वाले जहाज इस पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को और आगे ले जाएंगे। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है और मैंने हमेशा सपना देखा है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ान योजना को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भी 12 एयरपोर्ट इसी योजना के तहत विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुशीनगर में और जेवर में इंटरनेशनल हवाई अड्डों के काम को भी गति दी गई है। भाइयों और बहनों, मोदी हो या योगी, आप ही लोग हमारा परिवार है। आपके सपने यही हमारे सपने हैं। हम गरीब और मध्यम वर्ग की आशा आकांक्षाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब उड़ान योजना के तहत किरायों की बात आई तो ये सुनिश्चित किया गया कि 1 घंटे तक के सफर करने के लिए 2,500 रुपये से ज्यादा न खर्च करना पड़े। आज इसी का नतीजा है कि पिछले साल जितने लोगों ने ट्रेन के एसी कोच में सफर किया उससे अधिक लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा की। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियां ऐसी रही कि देश का ये हिस्सा, ये हमारा पूर्वी भारत
ये हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा विकास की दौड़ में पीछे रहा। जबकि मैं मानता हूं कि पूर्वी भारत में देश के विकास को कई गुना तेज करने की क्षमता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वैसी ही क्षमता है। यहां के नौजवान अब दूसरे राज्यों में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो जब उन्हें यहीं पर सही अवसर मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर सकते हैं। साथियों, जब तक पूर्व में विकास का सूरज नहीं उगेगा, तब तक न्यू इंडिया की चमक फीकी रह जाएगी। और इसलिए बीते 4 वर्षों में पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, इस क्षेत्रों में रोड, रेल, एयरपोर्ट से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। देश के इस पूर्वी हिस्से को एक प्रकार से विकास का नया कॉरिडोर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। यहां पर नए मेडिकल कॉलेज, एम्स, बंद पड़े खाद के कारखानों को खोलने का काम किया जा रहा है। साथियों, ये जो भी कार्य है वो इस क्षेत्र के संतुलित विकास को बढ़ावा देंगे। बिना किसी भेदभाव, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, सबका संतुलित विकास हो। हमारी सरकार गांवों को विकास का केंद्र बिंदु बनाने के लिए काम कर रही है। देश की हर बड़ी पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 1 लाख से ज्यादा पंचायतों को इससे जोड़ा भी जा चुका है। लगभग 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांव और गरीब के सशक्तिकरण का, उनका जीवन आसान बनाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा गांवों में 1.5 लाख से ज्यादा आरोग्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा वेलनेस सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना और पुरानी आवास योजनाओं को पूरा करके गांव के गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत देश के हर गांव को जोड़ने का कार्य भी अब आखिरी चरण में चल रहा है। भाइयों और बहनों, देश और गांवों में सुराज्य का यही सपना पूज्य महात्मा गांधी ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा था। ये नई बन रही व्यवस्थाएं सबके लिए हैं, सबका भला करने के लिए है। लेकिन दुर्भाग्य से समता और समानता की बातें करने वाले कुछ राजनीतिक दलों ने बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया। साथियों, मैं आजमगढ़ के लोगों से जानना चाहता,
क्या पहले की सरकारों के समय जिस तरह का विकास यहां पर हुआ है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उन कार्यकलापों ने आपका भला किया है? क्या आजमगढ़ का और विकास नहीं होना चाहिए था? क्या जिन लोगों पर आजमगढ़ और इस क्षेत्र के लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने आपका भरोसा कुचलने का काम किया है कि नहीं किया है? सच्चाई ये है कि इन दलों ने जनता और गरीब का भला नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार के सदस्यों का भला किया है। वोट गरीब से मांगे, वोट दलित से मांगे, वोट पिछड़ों से मांगे, उनके नाम पर सरकार बनाकर उन्होंने अपनी तिजोरियां भर ली, इसके सिवा कुछ नहीं किया। आजकल तो आप खुद देख रहे हैं कि जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं करते थे, वो अब एक साथ सुबह शाम जब भी मिलो मोदी मोदी। भाई और बहनों, अपने स्वार्थ के लिए ये जितने जमानत पे है, वे मिलकर के सभी परिवारवादी पार्टियां, ये सारे लोग उनमें देख लीजिए, ये परिवार वाली पार्टियां हैं, ये सारी परिवार पार्टियां मिलकर के अब आपके विकास को रोकने पर तुले हुए हैं, आपको सशक्त होने से रोकना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर गरीब, किसान, दलित, पिछड़े ये अगर सशक्त हो गए तो उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, इन सारे दलों की पोल तो 3 तलाक पर इनके रवैये ने भी खोल दी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं ये सारे दल मिलकर के महिलाओं और विशेषकर मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों मुस्लिम बहन बेटियों की हमेशा मांग थी कि 3 तलाक को बंद कराया जाए और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों में भी 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगी हुई है। मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी
तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कह चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। मैं ये परिवारवादी पार्टियां, ये मोदी को हटाने के लिए मैदान में दिन रात एक करने वाली पार्टियों को कहना चाहता हूं, अभी पार्लियामेंट शुरू होने के बीच में 4-5 दिन बाकी है। जरा आप उन तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम बहनों को जरा मिलकर के आइए, हलाला के कारण परेशान उन मां बहनों को मिलकर के आइए, उनसे पूछ करके आइए और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइए। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में ऐसे राजनीतिक दल जो 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं, वो मोदी को हटाने के नारे दे सकते हैं, देश का भला नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जब भाजपा सरकार ने संसद में कानून ला करके मुस्लिम बहन बेटियों को अधिकार देने की कोशिश की, तो ये अब उसमें भी रोड़े अटका रहे हैं। ये चाहते हैं 3 तलाक होता रहे, मुस्लिम बहन बेटियों का जीवन नर्क बना रहे। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन राजनीतिक दलों को समझाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, उनको समझा करके हमारी बहन बेटियों का अधिकार दिलाने के लिए उनको साथ लाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारी मुस्लिम बेटियों को जो 3 तलाक के कारण परेशानियां हो रही है, उससे मुक्ति मिले। भाइयों और बहनों, ऐसे नेताओं से, ऐसे दलों से सावधान रहने की जरूरत है। अपने स्वार्थ में डूबे ये लोग सबका भला नहीं कर सोच सकते, राष्ट्र का भला नहीं सोच सकते। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की जो सरकार है, यूपी की जो भाजपा की सरकार है, उसके लिए देश ही परिवार है, देश ही सर्वोपरि है। 1.25 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं। किसान हो, गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, पिछड़ों का जीवन सरल और सुगम कैसे बने, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ गरीबों के बैंक के खाते खोले गए। लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया गया। सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन की प्रीमियम पर 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा गरीबों को सुरक्षा कवच दिया गया। अब आयुष्मान भारत के तहत सरकार की तैयारी, हर गरीब परिवार को साल भर में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने की है। अभी हाल ही में सरकार ने किसानों से किया अपना वादा पूरा किया। सरकार द्वारा खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। धान हो, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, उड़द, मूंग, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, इनके समर्थन मूल्य में
200 रुपये से लेकर के 1800 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कई फसलों में तो लगभग लागत का 100% यानी 2 गुना तक मूल्य मिलना तय किया है। साथियों, हमारी सरकार देश के नागरिकों की आवश्यकता को समझते हुए योजनाएं बना फैसले ले रही है, ऐसे फैसले जिनका वर्षों से इंतजार था, जिन्हें पहले की सरकारें सिर्फ फाइलों में घुमाती रही, उन फैसलों को लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। आपकी हर जरूरत के प्रति ये सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। यहां इस क्षेत्र में बनारसी साड़ी के कारोबार से जुड़े बुनकर भाई बहन भी तो अच्छी तरह समझ रहे हैं, उन्हें तो पिछली सरकारों ने भुला दिया था, जबकि ये सरकार उनके लिए आधुनिक मशीनों, कम ब्याज पर कर्ज से लेकर नए बाजार तक बनाने का काम कर रही है। बनारस में ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर तो पिछले साल ही शुरू हो चुका है। ये सेंटर आप सभी बुनकरों और शिल्पकारों के लिए नई उम्मीद बनकर के आया है। इससे हस्तशिल्पी और हाथ से बने कालीनों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं योगी जी की सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी नई नीति बनाई है। यहां जो भी उत्पादन होता है उसका प्रचार प्रसार और बाजार दिलाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां की काली मिट्टी की कला तो अपने आप में अनूठी है। मैं योगी जी और इनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने हाल में जो माटी कला बोर्ड बनाने का फैसला लिया है वह सराहनीय है। इससे न सिर्फ लाखों नए रोजगार सृजित होंगे बल्कि ये कला भी जीवित रहेगी। साथियों, जब जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा जाता है, जब गरीब की चिंता करते हुए उसके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लक्ष्य पर काम किया जाता है, तब इस तरह के फैसले होते हैं। वरना सिर्फ कागजों में योजनाएं बनते और भाषणों में शिलान्यास होते, वो आप भली भांति जानते हैं, आपने उसे देखा है। उत्तर प्रदेश और देश अब उस कार्य संस्कृति से आगे बढ़ चुका है। पूर्वांचल के, यूपी के आप सभी भाई बहनों को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे का काम शुरू होने पर फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपकी बड़ी भारी संख्या में, इतनी गर्मी में ये जनसैलाब ये अपने आप में आपके प्यार का प्रतीक है। आप आशीर्वाद देने आए, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा बाजवा चौधरी और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अब से थोड़ी देर पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आजमगढ़ से, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर सीधे हमला बोला है। पीएम ने कहा कि अखबारों में मैंने पढ़ा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल गांधी बताया कि क्या कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं की भी पार्टी है? इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा सभी मोदी को हटाने के लिए एक हो गए हैं। आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 3 तलाक पर संसद नहीं चलने दिया गया और दरअसल मॉनसून सेशन में, जो कि 18 तारीख से शुरुआत हो रही है और इस सेशन में राज्यसभा में पास करवाना चाहती है मोदी सरकार 3 तलाक बिल को, और इसीलिए इस बात को लेकर जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर साथ आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि विपक्ष के 3 तलाक की पोल खुल गई है। लोकसभा से पास है 3 तलाक विधेयक, लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटका हुआ है। विपक्ष चाहता है कि संशोधन हो, लेकिन
सरकार चाहती है कि बगैर संशोधन फिलहाल ये बिल पास हो जाए राज्यसभा से, और इसीलिए मिशा आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि अखबार में मैंने पढ़ा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, तो ये भी बताएं कि क्या कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं की भी पार्टी है। 3 तलाक बिल को हम लेकर आए, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को अटकाया गया, तो क्या मानसून सत्र में इस बिल को पास कराने के लिए विपक्ष एक साथ आएगा? आजमगढ़ से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और पूर्वांचल पर खासतौर पर नजर है, क्योंकि 24 जिले और 32 लोकसभा सीटों पर नजर है, और पूरे 2014 के चुनाव में सिर्फ आजमगढ़ इकलौती ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी को समर्थन नहीं मिला था। इसलिए इस बार आजमगढ़ को चुना गया। जब 2019 चुनाव के लिए बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो आजमगढ़ से जहां से मुलायम सिंह जीते थे, वहां से इस बार के चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो रही है। और यहां पर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और यहां से हमला बोला है विपक्ष पर। जी, सीधा हमला पीएम मोदी ने किया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर, और पीएम ने कहा कि अखबारों में ही उन्होंने पढ़ा है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। राहुल बताए कि क्या कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा, कहा सभी मोदी को हटाने के लिए एक हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हमला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर, और कहा कि 3 तलाक पर विपक्ष की पोल खुल गई है। अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, तो क्या मुस्लिम महिलाओं की भी पार्टी है? मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए क्या कुछ किया है कांग्रेस ने, ये बात साफ होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है इस अपने भाषण के दौरान, और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा उन्होंने अखबार में पढ़ा है। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी 3 तलाक पर कानून बनाने में कांग्रेस ने रोड़े अटकाए हैं, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला, और कहा कि मोदी को हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। 3 तलाक को लेकर हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर। क्या कुछ और कहा, आपको सुनवाते हैं। रोकना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अगर गरीब, किसान, दलित, पिछड़े ये अगर सशक्त हो गए तो उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, इन सारे दलों की पोल तो 3 तलाक पर इनके रवैये ने भी खोल दी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयास कर रही है, वहीं ये सारे दल मिलकर के महिलाओं और विशेषकर मुस्लिम बहन बेटियों के जीवन को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों मुस्लिम बहन बच्चियों की हमेशा मांग थी कि 3 तलाक को बंद कराया जाए, और दुनिया के इस्लामिक राष्ट्रों में भी 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगी हुई है। मैंने अखबार में पढ़ा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नामदार ने ये कहा कि कांग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है। पिछले 2 दिन से चर्चा चल रही है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है कि क्यों पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर
सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये कह चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के ये नामदार से पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, आपको ठीक लगे आपको मुबारक, लेकिन ये तो बताइए कि मुसलमानों की पार्टी भी क्या सिर्फ पुरुषों की भी है कि महिलाओं की भी है? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए भी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, गौरव के लिए, उनके हक के लिए कोई जगह है क्या? पार्लियामेंट में कानून रोक करके बैठ जाते हैं, हो हल्ला करते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। मैं ये परिवारवादी पार्टियां, ये मोदी को हटाने के लिए मैदान में दिन रात एक करने वाली पार्टियों को कहना चाहता हूं, अभी पार्लियामेंट शुरू होने के बीच में 4-5 दिन बाकी है। जरा आप उन तलाक के कारण पीड़ित मुस्लिम बहनों को जरा मिलकर के आइए, हलाला के कारण परेशान उन मां बहनों को मिलकर के आइए, उनसे पूछ करके आइए और फिर पार्लियामेंट में आप अपनी बात बताइए। भाइयों बहनों, 21वीं सदी में ऐसे राजनीतिक दल जो 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं, वो मोदी को हटाने के नारे दे सकते हैं, देश का भला नहीं कर सकते हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इस वक्त आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक जी, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अखबार में उन्होंने पढ़ा कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। सवाल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से है कि क्या कांग्रेस बताए सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी या मुस्लिम महिलाओं की पार्टी? 3 तलाक पर आप लोग साथ क्यों नहीं दे रहे? बिल को राज्यसभा से क्यों नहीं पास होने दिया जा रहा? देखिए, मैं समझता हूं कि 3 तलाक का हमने हमेशा से विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरह से पक्ष रखा गया है, उसमें कहीं पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया है। 3 तलाक बिल जो आया है और उसमें जिस तरह के प्रोविजन हैं, उस पर केवल कांग्रेस का नहीं, तमाम विपक्षी दलों का कहीं ना कहीं आपत्ति है, कहीं ना कहीं विरोध है उसके ऊपर। उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका हित होने की जगह अहित होने की उम्मीद है। उस पर डिस्कशन हो और उस पर पास हो। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जब यूपी जाते हैं तो शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली की बात करते हैं, 3 तलाक का मुद्दा उठा दिया है। लेकिन कभी भी मोदी साहब जो है कभी भी आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि 4 साल में उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है उन्होंने। आज भी शिलान्यास ही करते घूम रहे हैं। वो कोई एक शिलान्यास किया हो जिसकी नींव रखी हो मोदी साहब ने, कोई फैक्ट्री हो, कोई बांध हो, कोई हॉस्पिटल हो, उसका रिबन भी तो काट दीजिए। अब जब चुनाव नजदीक आना शुरू हो गया है तो मोदी जी की वही भाषा जो गुजरात में रहती थी, किस तरह से पूरे देश को हिंदू और मुसलमान में डिवाइड किया जाए। मोदी का 4.5 साल होने को है आपको, अभी भी आप कांग्रेस कब तक कांग्रेस को आप कोसते रहेंगे? जी।